आपकी हालत कैसी होगी ना, ये इंजीनियरिंग या सीए या मेडिकल की डिग्री डिसाइड नहीं करेगी, ये आप डिसाइड करोगे। डिग्री आपको सिर्फ एक आज़ादी देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है, उसको ग्रैब कैसे करना है वो तो मुझे सोचना है। जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि मैं ये वर्कलोड मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ, यू शुड क्विट द वर्क, यू शुड नॉट क्विट द लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि आप सीए बनो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीए का सक्सेस से कुछ लेना देना नहीं। मैं भी रिसेंटली अमन गुप्ता के साथ था, दिल्ली में था मैं, बोट के जो फाउंडर हैं। तो अमन गुप्ता जी से सब ने एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब मुझे याद है उस मीटिंग में बहुत सारे ढेरों सारे सीए बैठे थे। तो अगर आपको कोई भी स्टार्टअप बनाना है ना, तो सबसे पहले ये देखो कि मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाति मैम से तो यार मैं मिला ही नहीं था, हमारी शादी तो बहुत अलग तरीके से हुई है, आई डोंट नो, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। ऐसा कहा जाता है अगर आप किसी को पैसे दो तो आप उसका एक दिन सुधार सकते हो, पर आप किसी को एजुकेशन दो तो आप उसकी पूरी ज़िंदगी सुधार सकते हो। कुछ ऐसी ही स्टोरी है आज के हमारे गेस्ट की, माय मेंटोर, माय गाइड, CACS अंशुल अग्रवाल सर। सर, कनेक्टिंग डॉट्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच मयूर। This is really so special to be part of your connecting dots and sitting in your studio and really जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे हैं जो मैं देख सकता हूँ यहाँ से, तो जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत स्पेशल है। जिस तरीके से हम लोग ये शूट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज अमेजिंग। सर, इज़ इट फेयर टू से आपकी जो सक्सेस है वो पहले आपके किए गए हार्डवर्क और एक्सपीरियंस की वजह से है? आई रियली डोंट नो कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं, बट व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इज हमें हर रोज़ हार्डवर्क तो करना ही चाहिए। तो सर, हमें आपकी स्टोरी जाननी है, कुछ नहीं से सब कुछ तक की। मेरी स्टोरी कुछ नहीं से सब कुछ तक की, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में नहीं जाता हूँ। मैं जिस तरीके से जाता हूँ वो ये है कि मैं बहुत क्रिएटिव टाइप का पर्सन था, अभी भी हूँ। तो आप लोग अभी देख रहे थे जब हम लोग सेटअप कर रहे थे, मेरे माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे थे। तो मैं अमरावती से ही बिलोंग करता हूँ, जहाँ से आप लोग हैं। मणिभाई गुजराती से 11th-12th मैंने किया था। 11th स्टैंडर्ड में मुझे इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में, बिकॉज आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। तब तक तो 10th तक तो पता ही नहीं था मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। मतलब एक चैप्टर होता था ज्योग्राफी में, सॉइल, तो मुझे क्या लेना देना भाई मिट्टी से, क्या है टाइप की मिट्टी है ये वो। 12th स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट बढ़ा एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मी कि यार अंशुल अग्रवाल है, गोल्डन किड्स यहाँ पे एक स्कूल है, फिर एक ये पेंटालून्स के सामने कौन सी एक समर्थ, तो यहाँ पे मेरे पेपर्स दिखाए जाते थे, जो मेरे मनीभाई गुजराती में पेपर्स होते थे। तो सब जने बात करते थे कि मनीभाई में कोई अंशुल अग्रवाल नाम का है और वो इतना इंटेलिजेंट है। तब तक तो सीए का माइंड में भी नहीं था। सो मैं एक्चुअली उस समय मॉडलिंग कर रहा था। अमरावती में फिल्म यूनिवर्सिटी भी आपको पता है, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ फिल्म यूनिवर्सिटी, और वो फिल्म यूनिवर्सिटी चालू की थी प्रतिभा ताई पाटिल जी ने अपनी कॉलेज में, उसका नाम आई थिंक विद्या भारती कॉलेज है, वहाँ पर हुआ था। तो एकता कपूर के एक सीरियल में मैंने एक्टिंग की है, उसका नाम है कितनी मस्त है ज़िंदगी। वो बाद में रिलीज ही नहीं हुआ, मतलब कुछ लीगल इश्यूज हो गए थे। फिर मैं खुद को एक्सप्लोर करता रहा। फिर अमरावती में ना एक बार देयर इज़ अ होटल महफिल, वहाँ पर एक ऑडिशन हुआ था एयर होस्टेसेस के लिए। तो जो मेल एयर होस्टेसेस होते हैं ना, उनको कहते हैं फ्लाइट स्टीवर्ड। मुझे उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट, मेरे को हर ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट था। और मैं जब 11th-12th में था, मैं ऐसी चीज़ें करता रहता था, मतलब साथ साथ में सारी चीज़ें, मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया। बट तब तक मैंने सीए ज्वाइन कर लिया था। सो आई स्टार्टेड माई करियर इन सीए मैंने इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज माई फादर वॉन्टेड मी टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई रियली वॉन्टेड टू नो अबाउट बिजनेस, बिकॉज मुझे लगता था कि क्रिएटिविटी तो बिजनेस में भी हो सकती है। आई स्टार्टेड वर्किंग, सीए वॉज नॉट ईजी एट ऑल, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैथमेटिक्स था मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड देन आई मूव्ड आउट ऑफ अमरावती, आई वेंट टू पुणे। जब मैं पुणे गया ना, वो मेरी लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। कॉलेज तो कभी अटेंड किया नहीं, आई वॉज इन केशर भाई लाहौटी कॉलेज, फर्स्ट ईयर किया था, सेकेंड ईयर का एग्जाम से 10 दिन पहले बीकॉम ड्रॉप किया मैंने। सो पुणे में मैंने खुद को एक्सप्लोर किया थ्रू विकासा, पुणे ब्रांच ऑफ वेस्टर्न इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन में मैं चेयरमैन था। एंड वहाँ मैंने खुद को बहुत एक्सप्लोर किया। तो क्रिएटिविटी मुझे समझ में आ गई कि आप किसी भी काम में क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। अगर आप क्रिएटिव हो तो वो आपके रजिस्टर्स में भी दिखेगी, आपके
प्रेजेंटेशन में भी दिखेगी, आपके पीपीटीज में भी दिखेगी। इवन मेरी जो क्लाइंट की बैलेंस शीट्स में बनाता था आर्टिकलशिप में, वो बहुत अलग बनती थी एज कम्पेयर टू अदर आर्टिकल्स। तो क्रिएटिविटी वहाँ आप दिखा सकते हो। देयर इज़ वन कॉमन थिंग विच आई स्टिल फॉलो, and that is I believe, I always say every morning to myself that I'm not perfect, but today I have to ensure that what value addition I'm going to do to this world today. तो आज अगर मैं सपोज मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है कि एक दिन मैं और देखूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं देख पाते दिन, है ना, नहीं उठते हैं सुबह, तो मैं अगर आज एक दिन देखूं तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस दिन में इस दुनिया को क्या नई चीज़ दूँ, वैल्यू एडिशन क्या दूँ। वो कुछ भी हो सकता है। हाउ डू यू डिफाइन वैल्यू एडिशन? इज सपोज आई एम टेकिंग अ यूट्यूब क्लास, अ सेशन, सो इट शुड गिव वैल्यू एडिशन टू द लर्नर्स। अगर आज मैं सपोज किसी के साथ कोई मीटिंग कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों से मिलने आऊँ, हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ये तो एक चलो 20-25-30 मिनट का शूट है, लेकिन हम बिहाइंड द सीन्स जो डिस्कशन करेंगे उससे आप लोगों को कुछ एडिशन मिलेगा, कुछ इनपुट्स मिलेंगे। तो मैं इस चीज़ का बहुत बिलीवर हूँ कि यार वैल्यू एडिशन होती रहनी चाहिए। And I always believe that money is a byproduct. Success, money is a byproduct. And success is a very short-lived thing, honestly. उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, हमें उसकी भूख बहुत होती है, बट लाइफ बहुत लंबी नहीं होती। तो सर आप स्वाति मैम से कब और कैसे मिले? स्वाति मैम से तो यार मैं मिला ही नहीं था। हमारी शादी तो बहुत अलग तरीके से हुई है, आई डोंट नो, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। सो मैम वॉज वर्किंग इन जेनटेक गुड़गांव, और मैं उस समय नाइजीरिया में काम करता था, इंडिया में नहीं था। हम दोनों कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे दूर दूर तक। एंड कॉमन थिंग इन अमंगस्ट अस वाज शी वाज फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान, हम दोनों वहीं से थे। तो मेरे मौसाजी जो है वो एक कॉमन रिलेटिव थे, और उनके माइंड में ये चल रहा था, और वो तब से चल रहा था जब से हम दोनों सीए कर रहे थे कि हम दोनों को मतलब कहीं ना कहीं ऐसा करना है। दोनों की फैमिलीज ऐसी है, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, वो गुण वगैरह मिलाने में काफ़ी बिलीव करते हैं। तो हमारे ना 35 गुण मिले हैं 36 में से। अच्छा, आपको कहा पता है, ऐसा कहा जाता है 36 में से 36 नहीं मिलने चाहिए, तो शादी नहीं होती है। तो हायर इज बेटर बट हाईएस्ट इज नॉट बेस्ट। सो 36 नहीं मिलने चाहिए, तो हमारे 35 गुण मिले। और मैं जब फॉरेन गया या मैम जब गुड़गांव गए, तो दोनों के घर वालों ने पूछा था कि तुम्हारा कहीं कोई लफड़ा वगैरह चल रहा है क्या, तो बता दो, फिर हम मेहनत नहीं करें। तो हम दोनों बोले हमारा कुछ चल ही नहीं रहा है, कहीं सीए कर लिया, सीएस कर लिया, लफड़ा करने के लिए आपने स्कोप का छोड़ा। मैं छोड़ देते तो एक आध डिग्री छोड़ देते थे, लफड़ा कर लेते थे, बट हुआ नहीं। तो फिर एक दिन मुझे कॉल आया सुबह गुड़गांव इन नाइजीरिया में कि तेरी सगाई हो गई है फिक्स। एक बार तो शॉक भी लगा, झटका भी लगा, कैसे कैसे सगाई हो गई, लड़की नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, बट आई वाज लाइक ठीक है, ओके, ठीक देखा है घर वालों ने, ठीक ही होगा। एंड सेम कॉल वेंट टू स्वाति मैम व्हेन शी वाज इन गुड़गांव। नहीं, उनको कहा आप पहले जोधपुर आओ, कुछ बात करनी है। और फिर वो जब जोधपुर गए तो उनको बुलाकर फोटो ही दिखा दिया कि देख ये लड़के से तेरी सगाई होने वाली है। सो मैम ने मेरी बहुत उड़ाई उस समय मेरी फ़ोटो देख के, क्योंकि होटल्स में नहीं वो स्लीपर्स मिलती है वाइट कलर की कपड़े वाली, मेरी वो स्लीपर में फ़ोटो थी, बहुत ही कैजुअल फ़ोटो थी, मतलब शादी के हिसाब से तो ऐसा थी नहीं। और मैम ने वही फ़ोटो देखी मेरी एंड शी अप्रूव्ड, मतलब अप्रूवल की ज़रूरत पहुँची नहीं वहाँ तक बात, एंड दैट्स हाउ। और शादी होने के मतलब सगाई के बाद हम लोग पहली बार मिले थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, जब मैं नाइजीरिया से आया था। मैं सगाई पे आ भी नहीं रहा था यहाँ, मेरे बॉस को पता चल गया कि परसों मेरी सगाई है, तो उन्होंने कहा नहीं तुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आया था और वहाँ मैं मैम से पहली बार मिला। और फिर उसके बाद हमको पता चला कि 9th स्टैंडर्ड में मैं एक स्कूल में था 3 महीने के लिए, तब हम लोग क्लासमेट्स थे, हमको उसके पहले पता ही। सर ऐसी काफ़ी फिल्मी स्टोरी है डाइजेस्ट नहीं होती है ना। हाँ, तो सर फिर आपकी करियर की स्टार्टिंग कैसे हुई? So my career, see actually I belong from a very poor family, मतलब lower middle class family I should say rather. We my father and we all shifted to Amravati in the year 2000. हम लोग उससे पहले जोधपुर में रहते थे। तो यहाँ पे एक राजकमल चौक है, जहाँ पर अभी लड्ढा मॉल है, उसके जस्ट पास में देखना एक चाय की दुकान बनी हुई है। वहीं पर पहले हमारी दुकान थी, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। और बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस लगा, 11 महीने दुकान चलाई थी पापा ने, और वो फाइनेंशियल लॉस इतना बड़ा लगा कि उससे बाहर आने में ना हमें शायद 6, 8, 10 साल लग गए, फाइनेंशियली भी। और पापा को इतना बड़ा मेंटल सेटबैक लगा कि वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, उस चीज़ से बाहर आने में बहुत टाइम लगा।
तो मैंने एक्चुअली अर्निंग तो बहुत कम एज में चालू कर ली थी क्योंकि घर की ज़रूरतों ने मजबूर कर दिया था। तो मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तो मैंने उस समय ना प्रॉपर्टी डीलर का काम चालू किया था, बिकॉज मैं साई नगर में रहता था, वहाँ पे बहुत ज़मीन थी, लोग खरीदते थे बेचते थे, एंड हम लोग ऐसे बहुत लोगों से बात करते थे। तो किसी किसी से खरीद के किसी को बेचवा दी, तो वो ब्रोकरेज वाला काम मैंने चालू किया था। तो माई फर्स्ट अर्निंग वॉज व्हेन आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड एज अ प्रॉपर्टी डीलर। समय ने मजबूर किया, कभी मैं और मम्मी बहुत इधर उधर हाथ पैर मारते थे, साई मंदिर के सामने स्टॉल्स लगाते थे, कभी कभी राजकमल के वहाँ पे कोई स्टॉल्स लगाते थे, कहीं कुछ लगा रहे हैं, तो अर्निंग तो यार वहाँ से स्टार्ट की। व्हेन आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप, इवन अलॉन्ग विद आर्टिकलशिप ऑल्सो आई वाज अर्निंग। सो हम लोग सीए में आर्टिकलशिप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो पैन कार्ड्स बनाता था मैं अलग से, मेरी आर्टिकलशिप मैंने अमरावती से ही चालू की थी। अच्छा। तो पैन कार्ड्स बनाता था, इनकम टैक्स का ITR 1 रिटर्न आता है, जो सबसे बेसिक रिटर्न होता है, आई थिंक सैलरी वालों का होता है ना, वो रिटर्न मैं भरता था। उस समय मुझे याद है 150 रुपये में। तो वो इनकम मैंने वहाँ से अर्न की थी। तो माय करियर स्टार्टेड दैट वे। तो सर, जो यंग सीए है उनको आप क्या सजेशन दोगे कि सीए बनने के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सजेशन दूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सीए बनो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीए का सक्सेस से कुछ लेना देना नहीं है। मैं भी रिसेंटली अमन गुप्ता के साथ था, दिल्ली में था मैं, बोट के जो फाउंडर है। तो अमन गुप्ता जी से सब जने एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब मुझे याद है उस मीटिंग में बहुत सारे ढेरों सारे सीए बैठे थे। एवरीवन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि सर सीए का आपके सक्सेस में क्या योगदान है, ये वो। यार मतलब कैसे हो सकता है? मतलब ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, डिग्री है, बहुत अच्छी है, नॉलेज है, सब कुछ एग्रीड है, बट अगर कोई सीए नहीं है तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं बोल सकते। मैं ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज बहुत सारे लोग ना गिव अप कर देते हैं, और वो कोर्स से नहीं, वो लाइफ से गिव अप कर देते हैं कि अगर मेरा ये कोर्स नहीं हुआ ना तो मैं जीना छोड़ दूंगा। वो डिप्रेशन की बीमारी है उसमें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा IIT IIM या सीए ऐसा लग रहा है कि इनका ही चल रहा है बस। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जेप्टो का ओनर देखो, जेप्टो का ओनर तो छोटा बच्चा है। सी, स्टार्टअप या कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी बिजनेस, वो शुरू होता है एक आइडिया से, कि आपके माइंड में आइडिया क्या है, फिर आप उस आइडिया को कैसे स्केल करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाउ बैडली यू वांट दैट? व्हाट? योर ड्रीम, योर पैशन, योर आइडिया। My dream, my passion, my idea, I'm already living into it. My dream and idea was very simple. I remember I was taking face-to-face classes in Pune. A lot of students used to appreciate me that, sir, especially cost accounting, that sir, you're teaching it very nicely, हमें समझ में आ रहा है, because it's a very complicated subject. तो वो अपने दोस्तों से बात करते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, बट मेरे को उस समय रिग्रेट फील होता था कि मैं उनके दोस्तों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मैं उस समय ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं था, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2019 के आसपास की बात है। मुझे याद है फिर जालंधर पंजाब से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे अप्रोच किया कि सर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉस्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो जालंधर पंजाब में, आप बिलीव नहीं करोगे, एक बंदा था आप ही की तरह मेरा स्टूडेंट। उसने पता है क्या किया? जैसे अभी आप लोग अपने ऑफिस में सेटअप कर रहे हैं, उसने अपने घर में टीवी थी, उस टीवी को कनेक्ट किया लैपटॉप से, और मुझसे कहा सर आप अपने वीडियो लेक्चर्स मुझे दे दो, मैं ये लैपटॉप से कनेक्ट करके प्ले करूँगा, और सामने बच्चे बैठेंगे, 8-10 बच्चे बैठते थे, वो आपकी क्लासेस देखेंगे वहाँ से। आप स्टडी मटेरियल वगैरह जो है मुझे भेज दीजिएगा, मैं भी आपकी क्लास देखूँगा और मैं उनके डाउट सॉल्व करूँगा। आप बिलीव करोगे, वो बंदा 22-25 बच्चों तक पहुँच गया। एंड दैट इज़ वेयर आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि अगर सही तरीके से किया जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप कितना दूर तक पहुंच सकते हो। जालंधर में मेरी ऑफिशियल फ्रेंचाइजी बनी, जहाँ पर मेरी क्लासेस वर्चुअली प्ले होती थी, फिर दूसरे सिटी में बनी, फिर तीसरे सिटी में बनी। फिर मुझे समझ में आया कि यार इसको और स्केल करना चाहिए, एंड देन आई स्टार्टेड यूट्यूबिंग इन द ईयर 2019 एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ एंड ऑल. And then it started reaching people. I remember when there was a lockdown in 2020, I taught a very typical topic of branch accounting, CA intermediate. और वो टॉपिक देखकर फिर अनअकैडमी हैज़ अप्रोच्ड मी कि अरे यार ये टीचर है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ा रहा है, इसको अप्रोच करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से मेरा विजन बहुत सिंपल है,
कि एजुकेशन इज़ अवर बर्थ राइट एंड नो वन शुड रिमेन डिप्राइव्ड। मतलब ये हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे देश में शिक्षा मुफ्त नहीं है, मुफ्त है सरकारी स्कूलों में, बट सरकारी स्कूलें अच्छी एजुकेशन के लायक की है या नहीं है, ये एक चैलेंज है। हाँ, IIT IIM बहुत अच्छे हैं जो कि सरकारी है, एम्स बहुत अच्छा है, सरकारी है, लेकिन सब But- उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन सब वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। मैं तो यहाँ बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ना कि मेरा जो एम्बिशन था वो पूरा हो रहा है, और फिर अब जब हमारा रीसेंट एक्विजिशन हुआ है एकाग्रता केम विद अड्डा, तो वो अब और ज़्यादा मासेस तक पहुँच रहा है। सर अभी आपने बोला कि इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या सर लैक ऑफ मतलब क्या कमियां हैं इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में? कमियों से ज़्यादा मैं कहूँगा रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। एक तो मुझे लगता है स्टेट बोर्ड्स को कैलिब्रेट करना चाहिए CBSE के साथ, क्योंकि CBSE का लेवल बहुत अच्छा है, स्टेट बोर्ड्स का लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो हमें उसको थोड़ा एक लेवल पे लाकर कैलिब्रेट करना चाहिए। जैसे राजस्थान बोर्ड है, वो काफ़ी नज़दीक है CBSE से। अब कुछ लोग कहते हैं क्योंकि राजस्थान दिल्ली से नज़दीक है इसलिए, ऐसा थोड़ी होता है। कर्नाटका बोर्ड काफ़ी अच्छा है, पर हम पता है हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, आप 11th-12th महाराष्ट्र से कर चुके हो, मुझे ऑनेस्टली बताओ क्या है महाराष्ट्र बोर्ड की हालत। सर एक स्टेट बोर्ड का बच्चा और एक CBSE बोर्ड का बच्चा साथ में बैठा होता है तो दोनों में मेजर कॉन्फिडेंस डिफरेंस आता है। तो मुझे लगता है ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज मुझे ये लगता है कि जैसे मैं जब पढ़ता था, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, आई डिड इन 2004, तब इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं होता था सोशल स्टडीज़ में, आपने पढ़ा जब था हमारे टाइम था। वैसे ही मुझे लगता है बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंस और बेसिक टैक्सेशन ये 10th स्टैंडर्ड के पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बिकॉज आज अगर अब हमारे शहर में देखो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत पैसा कमाता है, तो क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है? करता है। हर एक इंसान चाहेगा कि मैं अपना पैसा ग्रो करूं, तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, उसको फाइनेंस का नॉलेज चाहिए। अब जब वो इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉफिट लॉस होगा, उसमें उसको टैक्सेशन का भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि टैक्स तो हर कोई बचाना चाहता है। और बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक मतलब मुझे लगता है मैथमेटिक्स के अंदर ही एक चैप्टर ऐड किया जा सकता है अकाउंटिंग का। बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस तो सभी को चाहिए। करेक्ट, एक माँ भी अपना घर चलाती तो उसे भी बेसिक उनको भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि और बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अभी मैं यूट्यूब पे एक सीरीज़ ले रहा हूँ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की, वो 20 से 30 घंटे की सीरीज़ है, और मैं ये कहता हूँ कि ये 20 से 30 घंटे हर एक को अटेंड करना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं पढ़ता था पुणे में, तो मेरा एक रूममेट था, वो होटल मैनेजमेंट कर रहा था। मुझे तब जाकर पता चला कि होटल मैनेजमेंट में भी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग होता है। That's so strange. And वो होना चाहिए because you need to know, बट उन लोगों को नहीं आता है। तो आई थिंक ये कुछ बेसिक चेंजेस होने चाहिए हमारे यहाँ पे। और आपको अगर फ्रेम मतलब एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करने का मौका मिले तो आप क्या ऐड ऑन करोगे? एड ऑन, एज आई सेड, मैं तो सबसे पहले कोशिश करूँगा कैलिब्रेट करने की। इस पे कभी डिस्कशन हुआ भी था एक बहुत टॉप लेवल पे, तो उन्होंने कहा कि यार हमें स्टेट बोर्ड्स इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि हमारे स्टेट में गरीबी है, हमारे स्टेट में जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए इंक्लाइंड नहीं है। मेरा स्पेसिफिकली बिहार को लेकर डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने बिहार में बिहार बोर्ड हटा के CBSE कर दिया तो यहाँ का तो बच्चा पास ही नहीं होगा, और अगर यहाँ का बच्चा पास नहीं हुआ तो वो तो पढ़ाई करेगा ही नहीं। मैंने कहा आई थिंक इस सोच को बदलने में थोड़ा लंबे समय लग सकता है, बट इसको बदलना ज़रूर पड़ेगा। पहली बात तो ये कहना ही गलत है कि बिहार का बच्चा पास नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मतलब नो ऑफेंस टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट मेरा ये मानना है कि हमारे हिंदुस्तान में ना सबसे ज़्यादा मेहनती लोग जो है वो बिहार में, इसलिए वो एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि एक बिहारी सब पे भारी है, तो वो इसीलिए कहते हैं। इसलिए आप देखना हमारे यहाँ महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी डेफिनेटली कहते हैं कि यूपी बिहार के मजदूर आते हैं, ये वो। तो यूपी बिहार से मजदूर क्यों आते हैं? चलो ठीक है, यूपी बिहार से नहीं लाते मजदूर, आप मराठी मजदूरों को लगा दो, नहीं करेंगे काम, पर यूपी बिहार का मजदूर पूरी शिद्दत से मेहनत करेगा। तो हर एक का अपनी एक कला है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बाकी चीज़ें बहुत अलग है, तो डिपेंड्स। सर अभी रिसेंटली EY के एक एम्प्लॉय CA एना उनकी डेथ हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड उनकी डेथ हुई है। तो इंडिया में क्या CA की कंडीशन इतनी खराब है या बहुत ज़्यादा वर्कलोड है CA के ऊपर? आई डोंट नो, मेरे को इस पर कमेंट करना चाहिए कि नहीं। नॉट विद रिस्पेक्ट टू मिस एना बिकॉज शी इज़ नो मोर। मैं यार एक सिंपल सी चीज़ कहना चाहता हूँ, वर्कलोड ना हर एक की लाइफ में, एंड वन शुड लर्न हाउ टू मैनेज द वर्कलोड।
जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि मैं ये वर्कलोड मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ, यू शुड क्विट द वर्क, यू शुड नॉट क्विट द लाइफ. जब मिस एना, ऑब्वियसली अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब कोई भी अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन लेता है तब वो एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर वो दो में से एक चीज़ को क्विट कर सकता है. वो अपनी लाइफ को भी क्विट कर सकता है या फिर वो उस कारण को क्विट कर सकता है जिसकी वजह से वो लाइफ क्विट करना चाहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल चूज टू क्विट लाइफ बिकॉज दे डोंट थिंक देर इज एनी अदर ऑप्शन. मुझे लगता है उन्हें उस कारण को क्विट कर देना चाहिए. तो ये कहना गलत है कि सिर्फ ENY जिम्मेदार है, ये कहना गलत है कि CA जिम्मेदार है. किसकी लाइफ में नहीं है वर्कलोड? मुझे एक सिंपल चीज़ बताओ. एक ठेले वाला सुबह 4 बजे उठता है और उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो 2-3 हज़ार रुपए की सब्जियां ठेले पे लाद कर दिन भर पैदल निकलेगा सब्जियां बेचने. आज मेरे को बताओ, दोपहर में सपोज 4 बजे है और उसकी सब्जियां नहीं बिकी, उस पर लोड नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है कि इसमें से मैक्सिमम सब्जियां पेरिशेबल नेचर की. रात को अगर वो सब्जियां नहीं बिकी तो वो 2-3 हज़ार का नुकसान है उसका, सबको आएगा. एक मजदूर जो चौक पे खुद की मजदूरी बेचने के लिए खड़ा है यहाँ गांधी चौक पे सुबह, और उसको कोई हायर नहीं करता है, तो उसको पता है कि अगर वो आज काम पे नहीं गया तो शाम को घर में अनाज नहीं जाएगा, उस पर वर्कलोड नहीं आएगा. स्टूडेंट की लाइफ में वर्कलोड नहीं आता है, हम लोगों की लाइफ में नहीं आता है. हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कभी 1000 बच्चा देखता है, कभी 500 देखता है, कभी 10 भी देखता है. वो 10 के नंबर देखकर वर्कलोड आता है, प्रेशर आता है. आई थिंक प्रेशर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ मुझे लगता है कि फैमिली फ्रेंड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मुझे लगता है कि जब भी कोई इंसान बहुत परेशान होता है ना, फैमिली को और फ्रेंड को ना उसको समझ कर उस परेशानी से उसको निकालने का एक तरीका ढूंढना चाहिए. तरीका ये ढूंढना चाहिए कि यार उसको ना और सपोर्ट करना चाहिए. उसको ये कहना चाहिए चलो चिल है, ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब निकल जाएगा, ये वो थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए. ये टाइम भी चला जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा. और रही बात कॉर्पोरेट्स की, तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट्स को जितना वो कर सकते हैं उनको भी अपने एम्प्लॉयज़ के मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं पता है काम है, तो वो यार वर्कलोड में उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि 1.5 किलो वर्कलोड हो गया, 2.5 किलो वर्कलोड हो गया. आज किसी को सेम काम से लोड नहीं आता है और किसी को सेम काम से आता है ना भाई. मेरा मैक्स अच्छा नहीं है, आप मेरे को कहोगे मैक्स, मेरे को लोड आ जाएगा तुरंत, आपको नहीं आएगा, डिपेंड करता है ना. सो आई थिंक वी नीड टू लर्न दिस. जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बट उसकी वजह से किसी एक संस्था को, किसी एक डिग्री को ब्लेम करना गलत है. डॉक्टर्स की लाइफ में वर्कलोड है, पायलट्स की लाइफ में वर्कलोड है, किसके लाइफ में नहीं है वर्कलोड? आप बताइए मुझे. कोई नहीं है, कोई भी नहीं. एक छोटा बच्चा स्कूल जाता था, उसको भी यही लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा. अरे उसका होमवर्क नहीं हुआ है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वर्कलोड है. करेक्ट. तो सर 2 टाइप के लोग देखने मिल रहे हैं अभी. एक जो बोल रहे हैं कि सीए की लाइफ में बहुत ज्यादा वर्कलोड है, और एक जो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में सीए की हालत भी इंजीनियर्स जैसी हो जाएंगी. किसके जैसी? इंजीनियर्स, या Okay. ऐसा मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप कि उनके पास ज्यादा काम नहीं बचेगा. और दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है. पहली बात, सीए की लाइफ में आपने क्या कहा? बहुत वर्कलोड है. पहली बात, अगर वर्कलोड ज़्यादा फील होता है तो मत काम करो. बहुत सिंपल है. मतलब आपके ऊपर लोड किसी ने डाला नहीं है, और आपको लग रहा है कि मैं दबाव में हूँ, मैं वजन में हूँ, तो आप ही उसको हल्का कर सकते हो और कोई हल्का नहीं कर सकता है. ठीक है. सपोज कल कहीं मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में मेरा मैनेजर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत काम दे रहा है. मैनेजर देगा. IIM के अंदर डेफिनेशन है, मैनेजर इज अ पर्सन हु कैन गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स. तो वो तो काम देगा. अब मुझे लग रहा है कि मेरा, या तो मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ा लूँ, या फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना सीख लूँ कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा. उसके 2 आउटकम होंगे, या तो वो आपको ग्रोथ देगा या ग्रोथ नहीं देगा, या फिर वो आपको निकाल देगा. बहुत सिंपल. लेट्स बी रेडी फॉर ऑल द आउटकम्स. मैं तो देखो यार, मैंने तो जॉब भी किया है और मैंने खुद का भी काम किया. मैं कह रहा हूँ, लोगों को लगता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वर्कलोड नहीं है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा वर्कलोड है. इट्स जस्ट दैट आपको वो फील नहीं होता है. जब आप कहीं जॉब करते हो आपको वर्कलोड फील होता है. दूसरा क्वेश्चन आपने क्या कहा था कि सीए की हालत इंजीनियर जैसी हो रही है. भाई मैं तो सच बोलूँगा, मुझे तो नहीं लगता इंजीनियर की हालत बहुत ख़राब है. इंजीनियर्स तो बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं. मतलब ट्रस्ट मी, आज जो एक से बढ़ के एक इन्वेंशंस हो रहे हैं. अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो स्पेस एक्स का रॉकेट
ऊपर से वापस नीचे आकर लैंड हो गया उसी डॉकेट से जहाँ से उसने टेक ऑफ किया था। तो ये काम तो हम सीए लोगों ने नहीं किया यार, ये तो इंजीनियर्स ने किया है। तो शिव खेड़ा है ना, आपने सुना है नाम, शिव खेड़ा इज अ वेरी बिग मोटिवेशनल स्पीकर। उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आपकी हालत कैसी होगी ना, ये इंजीनियरिंग या सीए या मेडिकल की डिग्री डिसाइड नहीं करेगी, ये आप डिसाइड करोगे। डिग्री आपको सिर्फ एक आज़ादी देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है, उसको ग्रैब कैसे करना है वो तो मुझे सोचना है। सर जितनी सफलता आपने लाइफ में देखी है, फर्स्ट यू वेंट डायरेक्टर ऑफ सीए इन अनअकैडमी, देन यू स्टार्ट योर ओन कंपनी सीए एकाग्रता, देन सीए एकाग्रता मर्ज विथ अड्डा 24/7। तो आपने सीए की स्किल्स यूज़ की है क्या? वही वापस बहुत स्किल्स यूज़ की हैं, बहुत। मैं तो दिन रात कहता हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस डिग्री, बिकॉज इन दिस जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक I would have not been able to do lot of work, or I would have been dependent on lot of people if I would have not been a CA. It really helped me a lot. थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं सर कैसे? So हमने जब एकाग्रता बनाया था, कोई भी बिजनेस आप चालू करते हो तो आपको प्रोजेक्शंस बनाने होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आर्टिकलशिप में आप लोग सीखते हैं। अगर मैं सीए नहीं होता था तो मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी और से बनानी पड़ती थी, उसके साथ मुझे डेटा शेयर करना पड़ता था। अब पता है क्या हुआ, मैंने किसी के साथ कोई डेटा शेयर नहीं किया और मैंने खुद ने अपने आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और बेटर बनाई, क्योंकि अब मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें। एकाग्रता बनाते समय उसका मेमोरेंडम आर्टिकल मैंने खुद ने बनाया था। हम खुद बैठे थे, मैं, स्वाति मैम, निशांत सर, हम खुद बैठे थे, क्योंकि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट था उसमें। हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, हम लोग खुद बैठते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। इट रियली हेल्प्ड अ लॉट। सर वन ऑफ द टॉप माइंड्स इन इंडिया इज वर्किंग विद यू इन सीए एकाग्रता, सो हाउ टू ब्रिंग राइट पीपल ऑन टेबल एट राइट टाइम? वन ऑफ द टॉप माइंड, किसकी बात कर रहे हो? आपके सर जो भी फाउंडर को। अच्छा से मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑलवेज इन हंट ऑफ अ गुड टैलेंट। मेरे को फिनिश गुड चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए एक ऐसा रॉ मटेरियल जिसमें पोटेंशियल हो फिनिश गुड बनने का। तो मेरे को जैसे अभी नीरज दिखा तो मैं नीरज को हाथों हाथ कहा कि मेक अ वीडियो एंड गिव इट टू मी। अगर मुझे उसका कंटेंट अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मेरी बात सुनेगा, जैसे मैं गाइड करूँगा वैसे वो करेगा, तो मैं उसको कोशिश करूँगा एक अच्छा टीचर बनाने की। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आई थिंक जो आपने कहा ना कि टॉप माइंड्स वो मिलते नहीं है, वो बनाने पड़ते हैं। इट हैज़ टू बी क्रिएटेड। सर यू आर एजुकेटर सिंस अ डेकेड, तो आपके हिसाब से एक अच्छा एजुकेटर, एक अच्छा टीचर क्या होता है? मेरे हिसाब से एक अच्छा एजुकेटर, एक अच्छा टीचर वो होता है जो सबसे पहले बच्चे की प्रॉब्लम को समझे, चाहे वो बच्चे से रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहा हो या ना कर रहा हो। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ही शुड नो कि यार उसका पेन पॉइंट क्या है। व्हाट आई ऑलवेज फील इज, दूर खड़े होके बोलना बहुत आसान है, अच्छा ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया। जब तक मैं खुद उसको नहीं कर कर देखूंगा ना, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। टीचर्स को भी स्टूडेंट की जगह पर थोड़ा यू कैन नॉट बी अ गुड ट्रेनर अनलेस एंड अनटिल यू आर अ गुड ट्रेनिंग। Sir, would you ever think that you are privileged to born in a poor family? See, poor or rich is I think a very temporary phase. I am privileged to born in the family where I am born, because मुझे वहाँ से जो लर्निंग्स मिली है, उन्होंने मुझे जो वैल्यूज़ मिली है, उसने मुझे बहुत हेल्प की है मेरे लाइफ में। The reason behind asking that question, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो हम्बल बैकग्राउंड से या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं तो लाइफ में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे। वो मतलब सोच ही नहीं पाते हैं कि बड़ा कर। मुझे याद है कि मैं एक बहुत बड़े टीचर से मिला था, दूसरे कैटेगरी के हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स, हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो इवेंट से पहले कहते, अरे यार मैं तो गरीब भी नहीं हूँ, मेरे तो माँ बाप भी नहीं मरे, मेरे तो माँ बाप जिंदा है, मेरे तो कोई ऐसी स्टोरी है ही नहीं कि मैं शेयर करूँ। तो ये ऐसा नहीं, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए गरीब होना थोड़ी ज़रूरी है या अनाथ होना थोड़ी ज़रूरी है। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जो है ये आप पे डिपेंड करता है ना। अब आप तो उसके कारण ढूंढ लेते हो, अच्छा ये इस जगह पे है इसीलिए सक्सेसफुल है, ये गरीब है इसीलिए सक्सेस। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो समझदार जल्दी हो जाते, वो बड़े जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज
उनकी ज़रूरतें उनको मजबूर कर देती है. And one thing that you learn as a founder. Everyone will feel that you know you have earned lot of money, you have got everything, but the reality is you are sitting on a crown with a crown of thrones on your head. So that's not visible to everyone. Like we see Virat Kohli today, we see his success, we see his cars, we see his net worth, but no one has seen his journey. So people just look at the destination, not journey. सबको बना हुआ शाहरुख खान अच्छा लगता है, बनता हुआ शाहरुख बनता खान बनने किसी को किसी पसंद को अच्छा नहीं। लगता है. So that's very important. सर शार्क टैंक की वजह से इंडिया में एक स्टार्टअप की लहर आ गई है। सर एक 20-22 साल का एम्बिशियस बच्चा उसे अपना स्टार्टअप करना है, सो व्हाट यू सर आप उसको क्या सजेशन दोगे एज अ फाउंडर, एज अ सीए? या देखो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, डिफाइन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि कोई भी स्टार्टअप कैसे बनता है. पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चलो हम डिस्कस करते हैं. ओला कैसे बना होगा? तो हम लोग जब ओला नहीं था तब घरों के बाहर चौक तक जाते थे, ऑटो रिक्शा स्टैंड तक जाते थे. अब घर में बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो सकती है, ज़ख्मी लोग हो सकते हैं, उनको कैसे ले जाएं? तो फिर घर में एक बंदा जाता था स्कूटर पे, रिक्शा स्टैंड पे जाके बार्गेनिंग करके उसको घर तक लेके आता था, फिर घर में उसको बैठा के फिर ले जाते थे. अब आप इमेजिन करो मेडिकल इमरजेंसी है, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा. इतने तो बंदा नहीं ये बन गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है. अब इसका सोल्यूशन है कि ऐसा हम क्या करें कि वो रिक्शा स्टैंड से रिक्शा वाला ऑटोमेटिकली हमारे घर पे आ जाए. तो उसके लिए ज़रूरत है एक टर्म सुनना, एग्रीगेटर की. एग्रीगेटर स्टार्टअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. एग्रीगेटर मतलब कौन होता है? एग्रीगेटर होता है वो मिडल मैन, वो कनेक्टिंग पॉइंट जहाँ पर रिक्शा वाला जो कस्टमर ढूंढता है और कस्टमर जो रिक्शा वाला ढूंढता है, दोनों को कनेक्ट करता है. तो ओला ने क्या किया, उसने एक टेक्नोलॉजी बना दी. वो टेक्नोलॉजी पे सभी रिक्शा वालों को कहा कि भैया तुम लिस्ट करो, तुमको हम कस्टमर देंगे. और कस्टमर से कहा कि अगर तुम्हें टैक्सी चाहिए तो तुम हमारा ऐप यूज़ करो, तुम्हें यहाँ पे रिक्शा मिलेगी तुम्हारे डोर स्टेप पे, घर पे. बन गया स्टार्टअप. तो अगर आपको कोई भी स्टार्टअप बनाना है ना, तो सबसे पहले ये देखो कि मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सर एक मेरे फेवरेट कोट है, नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर. ओके, सो डू यू एग्री? I should say knowledge is power, execution is your strength. I will rephrase it. Knowledge is certainly power. अगर नॉलेज पावर नहीं होता था तो कुछ नहीं होता था. आप ट्रेन में, बस में कहीं जा रहे हो, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ बैठे हो और आपको एक अलग वाइब फील होती है कि हाँ यार, मतलब मैं बैठा हूँ किसी के साथ, ना उसने कुछ कहा ना आपने कुछ कहा, बट एक फील आता है. बाद में जब उस इंसान से बात करते हो पता चलता अरे ये तो डॉक्टर था, अरे तो इंजीनियर था, ये तो इतना बड़ा पर्सन था, इतना बड़ा बिजनेसमैन था, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट था. तो बाद में फील होता है, वो है ना, वो वाइब्स निकलती है, वो पावर निकलता है. मुझे याद है मैं जब पढ़ता था तो मेरे जो गुरु थे, हैं अभी भी सीए डॉक्टर एसपी सावरे सर, वो बड़े चिढ़ते थे जब क्लास में कोई बच्चा ना 3/4 पहन के आता था. तो वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि यू आर डूइंग सीए, दैट समवन शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर ड्रेसिंग. अभी तुम ऐसा 3/4 पहनकर क्लास में आओगे तो लोग क्या बोलेंगे, कौन सा सीए का बच्चा है. लग ही नहीं रहा है सीए का बच्चा, ऐसा लग रहा है बीएमसीसी का बच्चा उठ के, फर्गूसन कॉलेज का बच्चा उठ के यहाँ पर आ गया. तुम सीए कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारे ड्रेसिंग से अपेयर होना चाहिए, क्योंकि एक ऑरा बनता है. इसका क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ. हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ वेट कर रहे हैं बाहर, एकदम से डॉक्टर आता है. आपने देखा क्या होता है? क्या होता है? लोग उठ के खड़े हो जाते हैं. डॉक्टर ने कुछ कहा, डॉक्टर चिल्लाते हुए आया, मैं डॉक्टर हूँ. नहीं, फिर क्यों खड़े हुए? अपीयरेंस उनका, अपीयरेंस है, एक ऑरा है. तो मेरे को लगता है कि नॉलेज तो बहुत बड़ी पावर है, एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ है आपकी. सो एग्जीक्यूशन, किसी भी चीज़ का एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए? एग्जीक्यूशन तो भाई साहब, एग्जीक्यूशन नहीं है तो नॉलेज की तो कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है. इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मतलब जो स्टूडेंट्स है अभी, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कर कुछ नहीं पाते, प्रोक्रास्टिनेशन में. मतलब नहीं, वो करना पड़ेगा. मैं तो कह रहा हूँ करना पड़ेगा. परफेक्शन शुड बी द अल्टीमेट गोल, बट परफेक्शन शुड नॉट बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. प्रोग्रेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन. If someone is making mistake, it means at least he is trying.
If someone is not making mistake, just believing that, okay, what if I make a mistake, what if I do this and I fail, then it means he's not trying at all. So according to me, trying is more important than succeeding. सर आज के इंडिया में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है टू बीट इन्फ्लेशन, तो कैसे इन्वेस्ट किया किया जाए? अब ये तो ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है. अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही चाहिए सर्टनली. बट आप किस एज ग्रुप में हो, आप किस इनकम ग्रुप में हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आप ये डिसीजन ले सकते हो. बट मुझे लगता है कि टिल यू रीच योर 30s and 35, you should take a little more exposure in equity as compared to risk averse investment options like fixed deposit, bank deposits, etc. Because that is the time where you can actually beat inflation. बाकी जितनी चीज़ें हैं, बैंक का एफडी का इंटरेस्ट होगा या पीपीएफ्स होंगे, ये आपको या तो इन्फ्लेशन को अचीव करवाएंगे या उससे कम ही देंगे, इसके ऊपर नहीं देंगे. पोस्ट टैक्स रिटर्न्स निकालेंगे तो इट्स लेस देन इन्फ्लेशन. मतलब इक्विटी की तरफ ज़्यादा मूव करना चाहिए. सर आप अनअकैडमी में सीए डायरेक्टर थे, देन सडनली सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर आप सीए का करना चालू करते हो, तो सर आपका क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? यार आई थिंक इंसान की ज़रूरत उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है. मैं तो आज भी आपने ये कहा है तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, 18 अगस्त का वो दिन था 2023 का, नॉर्मल ऑफिस का दिन था. मैं अपने घर से ऑफिस गया था मीटिंग अटेंड करने के लिए, और 3:30 बजे के आसपास हम लोग वापस घर पे पहुँचे थे. तो हमको तो लगा, मतलब मेरी 4 बजे क्लास थी, मुझे टॉपिक पढ़ाना था कंसाइनमेंट अकाउंट, और 3:30 बजे मुझे पता चला कि मुझे निकाल दिया गया है. तो मेरे पास चॉइस थोड़ी थी, मैं प्रिपेयर्ड थोड़ी था, एकाग्रता कोई माइंड में नहीं था, कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई आइडिया नहीं था. अब आप इमेजिन करो ना, एक ऐसा पॉइंट जब एकदम से सब कुछ बंद हो जाता है. मतलब उस पॉइंट पे क्या क्या बंद नहीं हुआ होगा. मेरी इनकम बंद हो गई. आई वॉज कंसर्न कि मेरे बच्चों की क्लासेस का क्या होगा. मेरी मल्टीपल बैचेस चल रही थी उस समय. आई वॉज कंसर्न अबाउट हाउ विल आई पे माई हाउस रेंट, हाउ विल आई पे माई चिल्ड्रन स्कूल फीस, एवरीथिंग. तो मुझे 2 दिन लगे, और फिर 2 दिन के बाद मैंने कहा कि देखो यार, ये 2 दिन में ना खर्चे तो बंद नहीं हुए, इनकम बंद हो गई है. अब मुझे सोचना है कि एक, मैं कमाऊँ कैसे, दूसरा जो मेरी 24 अगस्त को बैच चालू होने वाली थी, जो बच्चे मुझ पर डिपेंडेंट थे, मैं उन बच्चों को सर्व कैसे करूँ. ना मेरे पास टेक्नोलॉजी है, ना मेरे पास टीम है, ना मेरे पास ऑफिस है, ना मेरे पास कुछ नहीं है. हाँ, सिर्फ एक चीज़ थी, बच्चों का साथ, वो बच्चों का ट्रस्ट, वो बच्चों का साथ मेरे पास था. तो उसकी स्ट्रेंथ ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि मैं वापस कुछ करने की कोशिश करूं. एंड ट्रस्ट मी, आज भी मैं वही कर रहा हूँ. आप अगर कहते हैं कि मैंने उसको सरपास कर लिया, क्रॉस कर लिया, तो मैं उसको मॉनेटरी टर्म्स में कभी कैलकुलेट नहीं करता हूँ कि मैं अनअकैडमी में कितना पैसा कमाता था, उसके बाद कितना पैसा कमाता हूँ. बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग अलग हुए, बहुत सारे लोग अलग होते हैं, नए लोग जुड़ते जाते हैं. इन सब चीज़ों से सेटबैक लगता है. बट मैंने यहाँ से एक चीज़ और सीखी है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग इमोशनली कनेक्टेड. अगर मुझे इमोशनली कनेक्ट होना भी है तो मैं सिर्फ एक जगह पे होता हूँ, वो अपने बच्चों के साथ. क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों के लिए मैं कौन हूँ और मेरे लिए वो कौन है. तो जो बच्चे मुझे समझते हैं उनके लिए, मतलब आई ट्राई टू क्रिएट सम वैल्यू एडिशन एवरी सिंगल डे. सर आज आप जिस जगह बैठे हो, यू कैन इजीली चार्ज लाख ऑफ रुपीज, फिर भी आप एजुकेशन को अफोर्डेबल रखना चाहते हो, क्यों? बिकॉज किसी दिन मैं वो नहीं पे कर सकता था ना. आई स्टिल रिमेंबर, आई विल जस्ट शेयर एन एग्जाम्पल. मैं अमरावती में पढ़ता था, तो हमारी एक साइंस की ट्यूटर थी, उनके पास ट्यूशन क्लासेस लगाई थी, 900 रुपये महीना उनकी फ़ीस थी. हम लोग उस समय नहीं पे कर पाते थे. तो मेरी मम्मी ना मेरे साथ चली थी उनके घर पे बात करने के लिए कि मैम आप हमें कंसेशन दे दो. तो उन्होंने हमें 400 रुपये का कंसेशन दिया था, तो 500 रुपये फ़ीस हमने पे की थी. कुछ 3-4 महीने मैं ट्यूशन में था, तो 1600 रुपये का डिस्काउंट हो गया था टोटल. मैं जब सीए बना, मैंने अमरावती में एक मीटअप किया था 2021 या 22 में होटल में. वो टीचर को मैंने वहाँ बुलाया था, और मीटअप के बाद ना मैंने उनको 1600 रुपये वापस लौटाए कि मैम ये 1600 रुपये का आपने मुझे डिस्काउंट दिया था ना तब, मैं अब आपको लौटा रहा हूँ. तब मैंने डिस्काउंट इसलिए लिया था क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती. अब आपकी वो 500 रुपये देकर क्लास लेने के वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ.
तो आज मैंने कमाया है तो मैं आपको वापस दूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को कंसेशनल प्राइस पे एजुकेशन मिल रहा है ना, तो ये मत समझो कि प्रोडक्ट सस्ता है, ये समझो कि आपको एक तरीके से डिस्काउंट मिल रहा है, कंसेशन मिल रहा है, जो किसी दिन आपको किसी फॉर्मेट में लौटाना है। तो मैं भी वही लौटा रहा हूँ और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं वो भी ऐसे ही लौटाए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वेलकम, इतना गाइडेंस दिया और आप हमारे लिए इतना टाइम निकाल के आए अपने बिजी शेड्यूल में, सो थैंक यू सो मच सर। वेलकम डियर, वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।